जय श्री राम। सभी को वैदिक के YouTube चैनल में मैं राजदीप बलार आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए, जैसा कि आपको आज स्क्रीन पर अपनी को दिखाई दे ही रहा होगा कि हमारी जो सीरीज चली हुई है इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीप भारत की नदियां। इससे पहले हमने पढ़ी है सारी की सारी हिमालयन रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा है। हिमालयन रिवर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये तीन ही रिवर सिस्टम थे और तीनों हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अब एंट्री करेंगे हमारे प्रायद्वीप भारत की नदियों में। अब प्रायद्वीप भारत की नदियों के लिए हमें कौन कौन सी नदियां पढ़नी पड़ेंगी ये मैं आपको एक बार बता दूंगा, यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि अब इस मैप पर अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो नदियां हैं, यहां से निकलने वाली ये नदी हमारी है नर्मदा नदी, जो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, नर्मदा नदी। यहाँ पर नर्मदा के अलावा यहाँ से एक निकल करके जाने वाली ये नदी होती है हमारी तापी नदी। यहाँ पर मैं पहले शॉर्ट फॉर्म में नदियों को आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से नदियों को कौन सी कहाँ से निकल करके कहाँ जाती है, फिर इनको एक एक करके डिटेल में जाकर के एक एक स्टेट के मैप पर हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, नर्मदा और तापी, मैंने दो नदियों का जिक्र यहाँ पर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर विंध्याचल से निकल करके इस प्रकार जा करके घूम कर आने वाली ये नदी है माही नदी यहाँ पर। और इसके बाद अरावली के दक्षिणी छोर से निकल कर आने वाली ये नदी अगर मैं पढ़ता हूँ तो ये साबरमती नदी। और उसके बाद यहाँ पर राजस्थान से निकल कर आती है और इस प्रकार से गुजरात में जाती है, ये है हमारी लूनी नदी यहाँ पर। हालांकि लूनी को नदी को मैं प्रायद्वीप भारत की नदी को नहीं कहा जाएगा इसको, लेकिन ये बरसाती नदी होने के कारण मैं इसको इसके साथ ही पढ़ाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद छत्तीसगढ़ में यहाँ से इस प्रकार से निकल करके एक नदी ऐसे जाती है और यहाँ डेल्टा बनाकर गिरती है, ये है महानदी यहाँ पर हमारी। और अब महानदी के बाद मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर नासिक से निकल करके इस प्रकार से महाराष्ट्र से होती हुई तेलंगाना में जा करके ये नदी जो यहाँ पर जा रही है, ये है हमारी गोदावरी नदी। यहाँ पर कौन सी नदी होगी हमारी यहाँ पर, ये गोदावरी नदी। उसके बाद महाराष्ट्र से ही निकल करके कर्नाटक में जा करके फिर मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा से होते हुए बहती हुई ये नदी है हमारी कृष्णा नदी यहाँ पर। और कृष्णा के बाद बात करते हैं तो कर्नाटक से निकल करके इस प्रकार से तमिलनाडु में जाकर और डेल्टा बनाकर गिरने वाली ये नदी है हमारी कावेरी नदी। और उसके अलावा दो तीन छोटी नदियां और हैं, जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक से निकल करके गोवा में जाकर डेल्टा बनाती है, ये है मांडवी नदी। और कर्नाटक से निकल करके इस प्रकार से पश्चिमी घाट से और अरब सागर में गिरने वाली दो नदियां, एक शरावती और एक है वराही नदी। तो कुल मिलाकर के हमने जो आज नदियां पढ़नी हैं वो मुख्य नदियां आपके सामने स्क्रीन पर ये रही जो हमें पढ़नी है। अब इसमें से हम किस किस को पढ़ते जाएंगे, कैसे कैसे पढ़ते जाएंगे, वो एक एक करके हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो नर्मदा नदी पढ़ने के लिए चलिए, नर्मदा के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा मध्य प्रदेश का एक मैप, जिसमें कि हम यहाँ पर नर्मदा नदी को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ये रहा एक मध्य प्रदेश का मैप जिस पर अब पढ़ा जा सकता है। सामने देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी इसके सारे के सारे जिले वगैरह इसमें लिखे गए हैं। इसके आसपास के स्टेट यहाँ पर, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको समझनी चाहिए यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं। हालांकि अगर किसी को बिल्कुल ही पर्वत श्रृंखलाओं का यहाँ का आसपास का ज्ञान नहीं है तो वो एक बार मेरी पिछली क्लास देख ले, जिसमें कि मैं यहाँ पर भारत के हिमालय के अलावा बाकी जो है माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। एक बार उसको अच्छे से समझ ले ताकि नदियाँ समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है यहाँ पर, जिसका नाम है मैकाल। किस नाम से पाई जाती है यहाँ पर, मैकाल के नाम से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैकाल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से जो लगभग दोनों की सीमा बनाती हुई ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन पहाड़ियों का अगर मैं जिक्र करता हूँ तो इनको कहा जाता है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ।
कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ पर आ गई, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। इसके बाद एक और रेंज आती है यहाँ पर जो इस प्रकार से होती हुई सी यहाँ पर मध्य प्रदेश में जाती है और ये इस प्रकार से यहाँ पर फैली हुई है लगभग। ये अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से होती हुई सी ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला आ गई यहाँ पर, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर। तो इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अगर इस नदी के बारे में आप समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से। जैसे ही अगर मैं बात करूं इस मैकाल पर्वत श्रृंखला की, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला का एक ऊंचा पर्वत है जो इसका सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, यहाँ पर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये रहा यहाँ पर इसका सबसे ऊंचा पर्वत, किसका, मैकाल का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है इसका, अमरकंटक नाम का पहाड़, जो कि मैकाल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये 1057 मीटर ऊंचा पहाड़ है। कितना ऊंचा पहाड़ है ये, 1057 मीटर ऊंचा पहाड़ है। इसी पर्वत की अगर मैं बात करता हूं, मैकाल पर्वत के, जो कि अनूपपुर नाम के जिले में आ गया, इस मैकाल पर्वत का अमरकंटक पर्वत है। इसके पश्चिम दिशा से निकलती है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी, जो कि यहाँ से इस प्रकार से बहती हुई यहाँ पर आगे की तरफ चलती है। और जब ये नदी आगे की तरफ जाती है तो दिंडोरी नाम के डिस्ट्रिक्ट में जाती है यहाँ पर, और दिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही यहाँ पर ये जाती है तो यहाँ पर इसके ऊपर एक वाटरफॉल आता है। क्या आता है इसके ऊपर, एक वाटरफॉल, और उस वाटरफॉल का नाम है कपिलधारा। कपिलधारा नाम का जलप्रपात या वाटरफॉल आप कहें इसको। तो ये कपिलधारा नाम का जो जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है यहाँ पर, ये नर्मदा नदी पर आता है, मध्य प्रदेश में आता है। कपिल मुनि के नाम पर इसका नाम रखा गया है। याद करने लायक बात बस इतनी सी है, कपिल मुनि वही जिन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की थी, जिन्होंने सांख्य दर्शन लिखा था। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना कि कपिल मुनि से रिलेटेड मैंने एक बात बताई है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है कई बार। हालांकि हिस्ट्री वगैरह का या मिसलेनियस का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, लेकिन इसको याद तो कर ही सकते हो। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे नदी के बारे में। नर्मदा नदी इसके बाद आगे की तरफ बहती हुई जाती है, तो ये जाती है जबलपुर शहर में। यहाँ पर है जबलपुर, नर्मदा पर बसा हुआ शहर है और जबलपुर में आती है। जबलपुर से जैसे ही आगे निकलती है जबलपुर शहर से, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक भेड़ा घाट नाम की जगह आती है। यहाँ पर किस नाम की जगह, मैंने बताया यहाँ पर भेड़ा घाट नाम की जगह यहाँ पर आएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भेड़ा घाट। यहाँ पर बात की जाए तो जो भेड़ा घाट नाम की जगह है, इस भेड़ा घाट पर, इस नदी पर एक और वाटरफॉल बनता है जो लगभग 72 मीटर की हाइट का एक वाटरफॉल है। 72 मीटर की ऊंचाई से नदी का पानी गिरता है और जब वो पानी वहां पर गिरता है तो उसका पानी की छोटी छोटी सी बूंदें हवा में फैल जाती हैं आसपास, और आसपास कोहरा छा जाता है, धुंध छा जाती है, जिसके कारण इस वाटरफॉल को धुंध का बादल भी कहते हैं। वैसे इस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार जलप्रपात। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात, जिसे कि धुंध का बादल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, धुंध का बादल भी आप इसको कह सकते हो। धुआंधार जलप्रपात जो कि कहां पर है, जबलपुर के अंदर भेड़ा घाट नाम की जगह पर आता है। अब कई बच्चे देखना चाहेंगे कि वाटरफॉल कैसा होता है। चलो आज आपको मैं एक बार नर्मदा नदी के दर्शन ही करवा देता हूं कि नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भेड़ा घाट में जो जलप्रपात आता है हमारा, मैं आपको एक बार वो दिखाना ही चाहूँगा। एक छोटी सी वीडियो है, चलिए सब साथ मिल करके इस वीडियो को देखते हैं। पूरी तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी देख लेनी चाहिए हमें। यहाँ पर ये देखिए, ये वो वाटरफॉल है यहाँ पर जो कि भेड़ा घाट जलप्रपात है। यहाँ पर इसको आप ध्यान से देख सकते हो इस वाटरफॉल को। मैं इसको थोड़ा सा वीडियो को काट करके आगे आगे करके दिखाता जाऊंगा कि क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पर। आपको इसके बारे में सारी की सारी बातें भी सुनाई दे ही रही होंगी अगर आप देखना चाहेंगे तो। यहाँ पर बाकी बताने लायक इसमें बारे में कुछ नहीं है, देखेंगे आप यहाँ पर कि किस प्रकार से ये यहाँ का पूरा नज़ारा इस वीडियो में आप देख सकते हो। ये वाटरफॉल का एरिया है। फिर उसके बाद में ये भेड़ा घाट के यहाँ पर आसपास घूमने की जगह, अगर कोई घूमने जाए तो उसके लिए टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर। फिर नर्मदा की आरती का क्षेत्र जो यहाँ पर आ जाता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ करके ये नर्मदा की आरती यहाँ पर होती है।
तो इस प्रकार से ये भेड़ाघाट पर हमारा धुआंधार जलप्रपात था नर्मदा नदी के। आप लोगों ने दर्शन कर ही लिए हैं। तो चलिए वापस अपनी नदी पर हम चलते हैं, वापस पढ़ते हैं उसको यहाँ पर। चलिए, जबलपुर से आगे जब ये नदी इस प्रकार से चलती होती है, इस प्रकार से यहाँ पर बह रही होती है जब ये नदी, तो जब ये यहाँ से बह रही थी तो इस पर 3 परियोजनाएं आती हैं यहाँ पर, बल्कि कहूँगा तो 4 आती हैं। ओंकेश्वर, कोटेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर। मैं यहाँ पर सभी के नाम लिख रहा हूँ कि कौन कौन सी परियोजनाएं इसके ऊपर आती हैं। अगर बात की जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम। ओंकेश्वर, दूसरी आती है कोटेश्वर, फिर आती है महेश्वर, और लास्ट अगर मैं बात करता हूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में सबसे ज्यादा दिखाई देती है, वो है इंदिरा सागर। ये चारों की चारों परियोजनाएं मध्य प्रदेश में हैं और नर्मदा नदी पर आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी जब आगे की तरफ बढ़ती है इस प्रकार से, तो जब ये नदी आगे की तरफ इस प्रकार से जा रही थी तो इस नदी में लेफ्ट साइड से बात आई। इसकी लेफ्ट साइड कौन सी है, तो इसकी बात करते हैं। ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है इस नदी की। तो इसकी लेफ्ट साइड से यानी कि सतपुड़ा से निकल करके एक नदी आकर के इसमें मिल जाती है। मैं उसको रेड कलर में शो कर देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से होती हुई सी ये आकर के इसमें मिल गई। इस नदी का नाम है तवा नदी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तवा नाम की नदी इसमें मिल जाती है। और तवा में भी उसकी एक सहायक नदी होती है इस प्रकार से आकर के तवा में मिलने वाली, जिसको छोटी तवा बोलते हैं यहाँ पर। यानी कि छोटी तवा जाकर के तवा में मिली और तवा नदी जाकर के किस में मिल जाती है, नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में कि तवा परियोजना जो कि छोटी तवा और तवा नदी पर यहाँ पर बनी हुई है, क्वेश्चन आया कि तवा परियोजना किस नदी पर है, तो अगर ऑप्शन में आपको तवा ना दिखाई दे तो नर्मदा नदी लगाना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि आखिरकार तवा नदी या छोटी तवा दोनों की दोनों नदियां किस रिवर सिस्टम में आती हैं, नर्मदा रिवर सिस्टम में गिनी जाती है। नर्मदा नदी तंत्र में इनको गिना जाता है। तो यहां से आगे चलते हैं। अब जब ये नदी आगे चल रही थी तो उसी टाइम पे विंध्याचल से आकर के एक नदी इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है हिरण नदी। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं, हिरण का ही नाम लिया है मैंने, हिरण नाम, जो कि यहाँ पर राइट साइड से आकर के मिलने वाली इसमें एक नदी है। उसके बाद नर्मदा नदी इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई जाती है यहाँ से होती हुई, और नर्मदा इस प्रकार से जब जाती है तो ये पहुंच जाती है मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर। यानी कि यहाँ पर जब ये जाती है तो यहाँ मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र की सीमा से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। यानी कि केवल मध्य प्रदेश से सीधी गुजरात नहीं जाती, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी 74 किलोमीटर इसका रास्ता होता है। मैं तीनों स्टेट में इसकी लंबाई लिख देता हूँ कितनी होती है। एक तो बात आएगी एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में, उसके बाद जाती है गुजरात में। इन 3 राज्यों में जाती है। तो मध्य प्रदेश में अगर मैं इसकी लंबाई की बात करता हूं तो 1077 किलोमीटर लंबाई है मध्य प्रदेश में इसकी। और बात की जाए महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में है 74 किलोमीटर इसकी लंबाई यहाँ पर। गुजरात में मैं बात करता हूँ तो 161 किलोमीटर नाम की लंबाई है यहाँ पर। यानी कि जो कुल मिला करके आपकी हो जाती है 1312 किलोमीटर लंबाई, जो कि दक्षिण भारत की अगर मैं बात करता हूँ या प्रायद्वीप भारत की या भारत की बरसाती नदियों की, तो उसमें तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की, तो भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि पूर्व से पश्चिम बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। ये वही नर्मदा नदी है जिसको कभी अगर मैं बात करता हूं, जो हरियाणा से हमारे एक सम्राट हुए थे, सम्राट हर्षवर्धन वंश से, जो कि जिन्होंने पूरे भारत को जीता था, लेकिन दक्षिण भारत को नहीं जीत पाए थे, क्योंकि चालुक्य शासक जो है, चालुक्य शासकों ने उनको रोक दिया था। कारण क्या था, उनको नर्मदा नदी पर ही रोका गया था। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी बन जाता कि हर्षवर्धन को जो है कौन सी नदी पार करने से रोका गया था, जिसकी वजह से वो दक्षिण भारत नहीं जीत पाए। तो नदी है नर्मदा नदी, जिसको जो है हर्षवर्धन ने कभी पार नहीं किया, वो दक्षिण भारत कभी जा ही नहीं पाए। तो यहाँ पर बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। अब नर्मदा के बारे में बात करते हुए मैं यहाँ पर इस वीडियो को एक बार डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे गुजरात में, क्योंकि यहाँ से निकल करके नदी कहाँ पर जा रही है हमारी, यहाँ पर ये गुजरात में जाती है। तो ये आ गया हमारा गुजरात है।
अब गुजरात में अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा आपका राजस्थान और ये गुजरात आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से नदी इस प्रकार से आई थी मध्य प्रदेश से होती हुई और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा बनाई इसने। फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा बनाती इस प्रकार से गुजरात में प्रवेश कर जाती है ये नदी। और जब गुजरात में यहाँ पर प्रवेश करती है तो गुजरात में इसमें प्रवेश करते ही एक परियोजना इसके ऊपर बना दी गई है, जो कि काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर, और इस परियोजना का नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर डैम अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है और गुजरात में बना हुआ है यहाँ पर। इसके बाद ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है और आगे की तरफ इस प्रकार से जब बढ़ती हुई जाती है तो यहाँ पर ये भरूच जिले में आ गई है। यानी कि ये जो जिला है ना, ये भरूच जिला है जिस जिले में अब नदी है यहाँ पर, ये गुजरात का भरूच है। इस भरूच जिले में आकर के यहाँ से ये नदी एस्चुरी बना करके और यहाँ खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। एस्चुरी यानी कि ज्वार नद मुख। यहाँ पर एक शब्द आता है, इंग्लिश में एस्चुरी बोलते हैं, हिंदी में ज्वार नद मुख कहा जाता है। क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जब हमने ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ी थी तो मैंने आपको डेल्टा समझाया था, एक एनिमेटेड वीडियो भी दिखाया था उसका कि डेल्टा किस प्रकार से बढ़ता है। देखो, अगर एक ढलानी क्षेत्र में नदी बहती हुई जाती है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है जो धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ रहा है और वहां पर जाते हुए कोई तट नहीं है, कोई समतल मैदान नहीं है, ढलान की तरफ जाते हुए नदी का पानी जो है पहाड़ों के बीच से जो या छोटे मोटे जो है रास्ते होके उससे ऊंचे नीचे रास्तों में से होते हुए फैल जाता है इस प्रकार से। यानी कि पानी ऐसे आ रहा था और ऐसे फैल गया और पानी फैल करके जाकर के समुद्र में जा मिला, इसको बोलेंगे एस्चुरी। इसका एक लाइव एग्जांपल, सही एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आप सभी लगभग भगवान शिव के मंदिर में गए होंगे। भगवान शिव के मंदिर में जो एक मूर्ति लगी होती है, उसको एक पत्थर एक पहाड़ के ऊपर भगवान शिव की मूर्ति को रखा होता है, उसके सिर से गंगा निकल रही होती है और गंगा निकल करके उन पत्थरों में जाती है। यानी कि इस प्रकार की आकृति अगर मैं बात करता हूँ, ये मान के चलो ये पहाड़ है, यहाँ पर ये पत्थर रखे हुए इनके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर इन पत्थरों में अगर मैं बात करूं तो ये रहे भगवान शिव की मूर्ति अगर उन्होंने बना दी। यहाँ पर थोड़ा सा शिव नहीं लग रहा है, इसको मान लेना भगवान शिव की मूर्ति यहाँ पर है और शिव की मूर्ति से गंगा का पानी निकला यहाँ पर इस प्रकार से, और वो पानी इस प्रकार से इनमें से अलग होकर के इन पत्थरों के बीच से होता हुआ इस प्रकार से कट छट करके आगे जा करके कहाँ पहुंचता है, नीचे पहुंच जाता है। इस प्रकार की आकृति के एस्चुरी कहते हैं। अब ये छोटा सा पहाड़ है, हमें अपनी आंखों के सामने पूरा पहाड़ दिखता है तो पूरा एस्चुरी भी दिख जाता है, लेकिन जब एक नदी बनाएगी ना एस्चुरी, तो वो बहुत बड़ी एस्चुरी होता है, जिसे हम यहाँ पर एक जगह नदी के आसपास खड़े होकर सकते हैं। आप तो उसमें हो सकता हो कहीं पर एक जगह पर खड़े हो, यहाँ पर नदी में यहाँ पर खड़े हो तो आपको तो अपने पास से बहती हुई एक नदी की धारा दिखेगी और आप जिस जमीन के टुकड़े पर खड़े दिखोगे वो आपको एक आइलैंड के रूप में दिखेगा। लेकिन इस प्रकार से नदी यहाँ से जाती होती है और यहाँ पर जब ये नदी बहती है तो यहाँ पर दो द्वीपों निर्माण करती है, यानी कि नर्मदा के एस्चुरी पर दो द्वीप बनते हैं। एक का नाम है यहाँ पर अलिया बेट, आलिया भट्ट ने अलिया बेट, दूसरा आता है यहाँ पर खलिया बेट। अलिया बेट और खलिया बेट नाम के दो नदी द्वीप कहाँ पर हैं, नर्मदा नदी की एस्चुरी पर बनते हैं दोनों के दोनों द्वीप यहाँ पर। और इस प्रकार से आकर के हमारी नर्मदा नदी खत्म हो जाती है। यहाँ पर दोनों रास्ते मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक तो नर्मदा नदी यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे होंगे, दूसरा यहाँ पर गुजरात में इसका बाकी का रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है कि गुजरात में किस प्रकार से आती, मध्य प्रदेश से होती हुई। ये रहा इस नदी के बारे में सारा का सारा, नर्मदा के बारे में हमने जो बातें पढ़नी थी। प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कहो, पूर्व से पश्चिम में बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी इसको कहा जाएगा। और नहीं, पूर्व से पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी इसको कहेंगे। दूसरी आ जाती है हमारी तापी नदी। अब चलिए बात करते हैं नर्मदा के बाद हम अगली नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्मदा के बाद हम पढ़ते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी को पढ़ने के लिए मुझे चाहिएगा फिर से एक मध्य प्रदेश का ही नक्शा। यहाँ पर चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखो, मध्य प्रदेश में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि विंध्यांचल नाम की पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से यहाँ पर फैली हुई है।
इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से अगर बात की जाए तो इस प्रकार से उत्तर में होती हुई यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है माही नदी। यहाँ पर कौन सी नदी आ जाती है? माही नाम की नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में बहती है यहाँ से माही नदी निकल करके, और माही नदी यहाँ से निकल करके इस प्रकार से राजस्थान जाती है। और राजस्थान में जब जाती है तो राजस्थान में भी यहाँ पर आगे एक पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार से, जिसका नाम है अरावली। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आ जाती है? हमारी अरावली नाम की पर्वत श्रृंखला आ गई। अब अरावली के आने के कारण क्या हुआ, ये नदी यहाँ से टकरा करके इस प्रकार से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, अरावली से टकरा करके, क्योंकि इसके इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर मालवा का पठार है। अब मालवा का पठार होने के कारण ये जो है अपनी राइट साइड तो जा नहीं पाई, और जहां से यहाँ पर विंध्याचल के ढलान में जब जा रही थी तो सामने अरावली से टकरा करके वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और दक्षिण की ओर मुड़ करके राजस्थान से होती है गुजरात में प्रवेश करती है। अब गुजरात में कहाँ पर आती है बात करते हैं तो गुजरात में राजस्थान से होती हुई यहाँ से इस प्रकार से नदी आती है माही नदी, और यहाँ पर दक्षिण में बहती हुई इस प्रकार से और जा करके कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। बात आएगी कि इस पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, महत्वपूर्ण बात अगर मैं इस पर करना चाहूँगा आपके साथ में, तो इस पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार की क्या है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भारत में यहाँ पर जहाँ से ये एक कर्क रेखा है जो गुजरात, फिर यहाँ पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से होती हुई मैं बात करता हूं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर बांग्लादेश, और फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम, और फिर यहाँ पर इस प्रकार से ये है भारत की 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हो आप? कर्क रेखा कह सकते हो, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा का नाम है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। यहाँ पर यह रेखा भारत के यहाँ पर 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम, भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे कम यहाँ पर कहाँ पर? राजस्थान से। राजस्थान में यहाँ से जहां से गुजरती है यहाँ पर एक शहर आता है जिसका नाम है बांसवाड़ा शहर। यहाँ पर झारखंड में एक शहर आता है जिसका नाम है रांची शहर। बांसवाड़ा और रांची दोनों के दोनों शहरों की मैं बात करता हूं तो दोनों के दोनों शहर हमारे कर्क रेखा पर बसे हुए शहर कहे जाते हैं। कर्क रेखा इन दोनों के ठीक बीचों बीच जाती है। इनमें से जो बांसवाड़ा शहर है ये माही नदी के किनारे भी बसा हुआ है। आप इसको माही नदी के किनारे बसा हुआ शहर कह सकते हो। तो यहाँ पर माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में यही बनता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी, जो मध्य प्रदेश से राजस्थान जाती है, फिर गुजरात जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। या ये रही आपकी खंबात की खाड़ी, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। यहाँ पर यानी कि खाड़ी उसको कहा जाता है, यानी कि पानी का वो क्षेत्र जो 3 ओर जमीन से घिरा हो। किससे घिरा हो? अगर मान के चलो एक जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है और ये जमीन का टुकड़ा 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है अगर यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। जैसे कि हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र यानी कि 3 तरफ से दक्षिण भारत हमारा पानी से घिरा हुआ, जिसके कारण इसको पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीप भारत कहते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पर पानी का क्षेत्र 3 ओर से जमीन से घिरा हो, जैसे कि मैं आपके सामने अगर मैं बात करूं, एक बार मैं एक छोटी सी चीज आपको समझाऊंगा। एक बड़े क्षेत्र पर जैसे ही भारत यहाँ पर है, इसमें भारत के नक्शे के साथ साथ एक और नक्शा भी होता है यहाँ पर। इस प्रकार से ये तो हो गया बांग्लादेश यहाँ पर। अब बांग्लादेश के साथ में यहाँ पर ये आता है म्यांमार हमारा, ये म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। तो इसका मतलब अगर बात की जाए तो ये जो क्षेत्र है पानी का, ये 3 ओर जमीन से घिरा हुआ है। कैसे जमीन से घिरा हुआ है? ये देख लीजिए, 3 तरफ जमीन से घिरा हुआ है, तो इसको कहेंगे खाड़ी। ध्यान रहेगा बात।
तीन ओर से जमीन से घिरे पानी के क्षेत्र को खाड़ी यहाँ पर, और जब जहां पर जमीन तीन ओर से पानी से घिरी हो उसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तो यहाँ पर माही नदी आकर के कौन सी खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए ये होगी हमारी माही नदी। माही नदी के बाद अब हमारी अगली नदी की तरफ अगर मैं चलना चाहूंगा तो अगली नदी आ जाती है हमारी साबरमती नदी। साबरमती नदी अब यहाँ पर मैं आपके सामने बात करूंगा तो एक गुजरात का मैप ले लेते हैं समझने के लिए। राजस्थान का मैप मेरे पास है नहीं, तो एक बार इंडिया के मैप पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर साबरमती नदी मैंने ये पढ़ाई थी, ये रही आपकी साबरमती नदी जो येलो कलर में मैंने अभी बनाई है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी छोर से निकलती है। राजस्थान के दक्षिणी छोर पर कह लो या अरावली का दक्षिणी छोर भी आप कह सकते हो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भारत में मानसून आता है, जब भारत में क्या आता है, मानसून आता है, जब मानसून के बादल भारत में आते हैं तो वे बादल हमारे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर मैं इसका कलर अलग यूज कर लेता हूं ताकि समझ में आए। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, मानसून के बादल पश्चिमी घाट के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर मानसून में पढ़ाऊंगा सारी चीजें। जब ये इस प्रकार से बढ़ रहे थे तो कुछ बादल तो यहाँ पर अरावली की इस तरफ से चले गए, कुछ इस तरफ से चले गए, इस प्रकार से आगे बढ़े। लेकिन अरावली का जो ये दक्षिणी छोर था, कुछ बादल इससे टकराए जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हुई। और यहाँ पर इसके दक्षिणी छोर पर एक शहर है जिसका नाम है उदयपुर शहर। कौन सा शहर है, उदयपुर। अब बारिश में जब बादल जा रहे हैं तो कुछ बादल यहां से गए, कुछ यहां से गए। जब बादल यहां से गुजरे हैं तो यहां पर कुछ तो बारिश करेंगे, और यहां पर सबसे ज्यादा बारिश वे अरावली के दक्षिणी छोर पर करते हैं, उदयपुर शहर में। चलिए बात करते हैं आगे। अब जब उदयपुर में बारिश हुई तो उदयपुर में काफी सारे गड्ढों में पानी भर गया, जिसके कारण उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक झीलों का नगर होता है और एक झीलों का शहर होता है। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन में फर्क है। झीलों का नगर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आएगा आंसर श्रीनगर, और अगर झीलों का शहर आए तो आएगा उदयपुर। अब इसी उदयपुर शहर से यहां से निकलती है हमारी कौन सी नदी निकलती है, हमारी साबरमती नदी, जो इस प्रकार से दक्षिण में बहती हुई आती है और यहाँ पर गुजरात में बहती हुई, यहाँ पर गांधीनगर और अहमदाबाद दो मुख्य शहर है गुजरात में, दोनों के नाम सभी ने सुन रखे होंगे। गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों के दोनों शहर यहाँ पर इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। ये अहमदाबाद आ गया, गांधीनगर का, दोनों शहर साबरमती के किनारे पर बसे हुए शहर है। अगर बात की जाए तो निकलती कहाँ से है साबरमती नदी, अरावली के दक्षिणी छोर से निकलती, जिस शहर का नाम है उदयपुर शहर से निकलती है। इंपॉर्टेंट बात, अरावली के दक्षिणी छोर से निकली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गांधीनगर और अहमदाबाद इस पर बसे हुए शहर हैं। तीसरी बात अगर मैं बताऊं तो गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है ये। और अगली बात, गुजरात के महेसाणा में इस पर एक साबरमती नाम की परियोजना बनी हुई है, यानी कि साबरमती नदी पर साबरमती परियोजना कहां पर आए तो गुजरात में आ जाती है। यहाँ पर गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी, गांधीनगर और अहमदाबाद इस पर बसे हुए शहर, उदयपुर से निकलती है अरावली के दक्षिणी छोर से और खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। लगभग इसकी लंबाई और लूनी नदी दोनों की लंबाई 320 किलोमीटर मापी जाती है। अब मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर लूनी नदी के बारे में एक बार जिक्र करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये रही आपकी लूनी नदी। लूनी नदी की बात करते हैं तो ये है आपकी लूनी या लूनावती नदी। अगर मैं लूनी नदी या लूनावती नदी की बात करता हूं आपके सामने तो सबसे पहले समझिएगा, यहां पर एक शहर आता है जिसका नाम है अजमेर। राजस्थान में अजमेर नाम का जिला है। अजमेर जिले में एक जगह है जिसका नाम है पुष्कर। पुष्कर वही जगह है जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। यानी कि अगर बात की जाए ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में, कहा जाता है कि पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है और वो पुष्कर में है। यहाँ पर पुष्कर नाम की झील भी है। यहाँ पर पुष्कर में एक पहाड़ है जिसका नाम है नाग पहाड़। कौन सा पहाड़ मैंने बोला, नाग पहाड़, जो कि अरावली पर है। अब इस पुष्कर में नाग पहाड़ से अजमेर से एक नदी निकलती है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, लूनी नदी है। यहाँ पर कौन सी नदी निकली, यहाँ से लूनी नाम की नदी निकलती है। ये रही यहाँ से निकलने वाली नदी और राजस्थान में बहती है। जब ये इस प्रकार से बह रही थी तो इस नदी में इसके
लेफ्ट साइड से। अब इसकी लेफ्ट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड ये है और ये राइट साइड है। अब राइट साइड में तो इसकी यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ पर थार डेजर्ट है हमारा, तो यहाँ से तो कोई नदी इसकी आ नहीं सकती सहायक नदी। अगर कोई इसकी सहायक नदी आती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अरावली से ही निकलेगी। अरावली से निकल करके इस प्रकार के इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, मैं उनके नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि खारी नदी, जैसे कि मिठरी, जैसे कि बाड़ी, जैसे कि जेवाई। ये सारी की सारी लूनी की सहायक नदियां हैं जो इस तरफ से आकर के इसके लेफ्ट साइड से आकर के रावड़ी से निकल करके राजस्थान में ही इसमें मिल जाती हैं। अब इस नदी के बारे में बताओ तो इस नदी का पानी राजस्थान में यहाँ पर रेगिस्तान से बहने के कारण खारा है, और खारा पानी होने के कारण इसको भारत की एकमात्र नमकीन नदी कहा जाता है, भारत की एकमात्र खारी नदी कहा जाता है, क्योंकि भारत में बाकी किसी भी नदी का पानी खारा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बात को। और यहाँ पर लूनी के बारे में अगली बात और बताऊं तो लूनी नदी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कहा जाता है। लूनी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। उसके बाद ये गुजरात में आती है, और गुजरात में यहाँ पर आकर के और आसपास यहाँ पर इसमें इतना ज्यादा पानी नहीं होता कि समुद्र तक पहुंच पाए, इसलिए यहाँ पर आसपास इसका पानी जो है जमीन सोख लेती है और यहाँ पर थोड़ा सा दलदल बन जाता है। कभी कभार बारिश होती है, थोड़ा आगे तक पानी चला गया, कभी पीछे तक रह गया, यहाँ पर इस प्रकार से इसका पानी खत्म हो जाता है लूनी का। यहाँ पर कच्छ के रण में, कहाँ पर, कच्छ का रण, ये जो कि गुजरात में है, इस कच्छ के रण में जाकर के लूनी नदी हमारी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसी नदी जो जमीन पर ही समाप्त हो जाए, समुद्र तक ना पहुंच पाए या दूसरी नदी में ना मिल पाए, उसको बोलते हैं भूमि विहीन नदी। क्या कहेंगे इसको, भूमि विहीन नदी कहेंगे, या फिर उसको लैंड लॉक रिवर कहा जाता है। इंग्लिश में मैं बात करता हूं तो लैंड लॉक रिवर, आप लैंड लॉक रिवर कह सकते हो या भूमि नदी विहीन कह सकते हो। एक और नाम इसके लिए प्रचलन में होता है हमारा, अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं उस नाम को, द रिवर ऑफ एफेमेरल। द रिवर ऑफ एफेमेरल भी लूनी नदी को ही कहा जाता है, यानी कि जो नदी जो है जमीन में ही समाप्त हो जाए, जमीन में ही खत्म हो जाए, उसको द रिवर ऑफ एफेमेरल बोल देते हैं। तो भूमि विहीन नदी, खारी नदी, लैंड लॉक रिवर, या फिर मैं बात करता हूं तो रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र लूनी नदी, या दूसरा नाम लूनावती, सहायक नदियां खारी, मिठरी, बाड़ी, जेवाई। ये इस प्रकार से हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है लूनी नदी। अब चलिए हम आगे बात करेंगे, अब ताप्ती नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में आ जाती है हमारी इंपॉर्टेंट नदी कौन सी, ताप्ती नाम की नदी यहाँ पर आएगी। अब ताप्ती नदी के लिए मुझे चाहिए होगा एक महाराष्ट्र का मैप। अब महाराष्ट्र के मैप से पहले मैं आपको मध्य प्रदेश का एक मैप दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, मध्य प्रदेश के इस मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक जिला है यहाँ पर, ये जिला ये रहा, ये बैतूल नाम का जिला है। और यहाँ पर मैंने कौन सी पहाड़ी आपको पढ़ाई थी अभी, सतपुड़ा की पहाड़ियां मैंने बताई थी, तो उसका मतलब बैतूल में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। लेकिन बैतूल में यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियों का एक और लोकल नाम है, जहां पर इनको बोलते हैं महादेव की पहाड़ियां। यहाँ पर इनको क्या बोला जाएगा, मैं बात करता हूं तो इनको कहेंगे महादेव की पहाड़ियां। महादेव की पहाड़ियां जो कि कहाँ पर आ जाती हैं, बैतूल में। मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पर, महादेव की पहाड़ियां, यानी कि महादेव हिल्स। यहाँ पर बैतूल नाम के जिले से महादेव की पहाड़ियों से निकलती है नदी, कौन सी नदी, ताप्ती नदी हमारी। और यहाँ पर बैतूल नाम का जिला, जैसा कि आप यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखें तो यहाँ पर जहाँ पर महाराष्ट्र का ये देखिए, यहाँ पर ये गैप बन रहा है, यहाँ पर बैतूल जिला है। अब इसी को अगर हम महाराष्ट्र में हम देखना चाहेंगे तो महाराष्ट्र में ये यहाँ पर आ जाता है, ये रही वो जगह यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि इसके ठीक ऊपर यहाँ पर है बैतूल जिला हमारा। अब बैतूल जिले से यहाँ से नदी निकलती है, कौन सी नदी निकली, ताप्ती नदी, जो यहाँ से इस प्रकार से बहती हुई आगे की तरफ जाती है। निकली कहाँ से, मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से महादेव की पहाड़ियों से निकली। कौन सी नदी निकली हमारी, ताप्ती नदी यहाँ पर निकलती है। और ताप्ती नदी के बारे में अगली बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। तो महाराष्ट्र में जैसे ही प्रवेश करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो इसमें इसकी लेफ्ट साइड से, कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से आकर के एक नदी मिल जाती है,
ये यहाँ से आकर के मिल गई। इस नदी का नाम है पूर्णा नदी। कौन सी नदी आकर के इसमें मिल जाती है? पूर्णा नाम की नदी इसमें मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ताप्ती नदी आगे की तरफ बढ़ती है। आगे की तरफ जब ये नदी बढ़ रही होती है तो यहाँ पर इसमें लेफ्ट साइड से एक और नदी आकर के इसमें मिल जाती है जो कि नासिक से आती है। अब नासिक से आकर के मिलने वाली एक नदी इसमें जो यहाँ पर मिल रही है, इस नदी का नाम है गिरना नदी। कौन सी नदी आ गई यहाँ पर? गिरना नाम की नदी नासिक से आकर के इसमें मिल जाती है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों से निकल करके आती है। फिर ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है और इस प्रकार से आती है गुजरात में, और गुजरात में जाकर के एस्चुरी बनाकर नर्मदा की ही बाती कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले मैं बात करूं तो इसके किनारे पर एक शहर आता है, यहाँ पर जो बसा हुआ शहर है जिसको कहा जाता है सूरत। आप सभी ने नाम सुन रखा होगा सूरत शहर का, गुजरात का, जो कि किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है सूरत। अब सूरत से ही ये नदी यहाँ पर क्या करती है? डेल्टा बनाती है, सॉरी एस्चुरी बनाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर इस नदी के ऊपर मैं बात करता हूँ तो इसके ऊपर दो परियोजनाएं आती है यहाँ पर। एक परियोजना का नाम है उकाई नामक बांध। उकाई बांध कहाँ पर? गुजरात में। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। दूसरे आती इसके ऊपर काकरापाड़ा परियोजना। काकरापाड़ा या काकरापाड़ा डे लिखा जाएगा यहाँ पर, काकरापाड़ा। दोनों की दोनों परियोजनाएं कहाँ पर हैं? गुजरात में। दोनों की दोनों किस पर हैं? ताप्ती नदी पर। इसकी दो सहायक नदियां गिरना और पूर्णा, इन दोनों नदियों पर इन्हीं के नाम से परियोजनाएं हैं। गिरना नदी पर गिरना परियोजना, पूर्णा नदी पर पूर्णा परियोजना। दोनों परियोजनाएं महाराष्ट्र में, लेकिन उकाई और काकरापाड़ा दोनों कहाँ पर आ जाती हैं? गुजरात में आ जाती हैं। अब जब बात करते हैं तो आखिरी बात रह जाती है इस नदी की लेंथ। इस नदी की लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर लंबी है। ये नदी कितनी लंबी हो जाती है? 724 किलोमीटर लंबी नदी हो जाती है। तो ये रही आपकी ताप्ती नदी आपके सामने जो आपने अभी अभी पढ़ी है। अब ताप्ती नदी के बाद हम चलते हैं अपनी अगली नदी की ओर, और अगली नदी है हमारी महानदी। यहाँ पर अगली नदी हमारी कौन सी आ रही है? यहाँ पर महानदी की बात करेंगे अब हम इसके बाद में। महानदी के लिए चाहिए होगा मुझे सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? छत्तीसगढ़ से होती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा इन दो राज्यों में ये बहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस मैप में। ये आपके सामने रहा आपका छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक धमतरी नाम का जिला आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा धमतरी जिला। इस छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इस तरफ तो हो जाती है मैकाल पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर ये रही, ये मैकाल आ गई यहाँ पर। अब मैकाल के आसपास अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर एक पठार आता है, पठारी क्षेत्र आता है यहाँ पर। कहाँ पर? ये क्षेत्र एक पठारी भाग है यहाँ पर। किसका पठार है? यहाँ पर एक दंडकारण्य का पठार बोलते हैं इस पठार को। कौन सा पठार कहा जाएगा इसको? दंडकारण्य। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, दंडकारण्य। दंडकारण्य भाग रामायण में भी आपने सुना होगा, जहां से रावण ने सीता का हरण किया था। दंडकारण्य, इसी दंडकारण्य के पठार से धमतरी नाम के जिले में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सिहावा। सिहावा नाम की जगह, जो कि कहाँ पर है? इस धमतरी जिले में है। यहाँ से निकलती है नदी जो कि इस प्रकार से उत्तर दिशा में बहती है, रायपुर की सीमा से होकर के बहती है। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां से होकर के जब ये नदी आगे की तरफ इस प्रकार से जा रही होती है तो ये बढ़ती है अब उड़ीसा राज्य की ओर। अब जब उड़ीसा की ओर जा रही थी तो इसमें इसके राइट साइड से एक नदी आकर के इसमें मिल जाती है। ये नदी यहाँ से आकर के इसमें मिल गई। इस नदी का नाम है जोंक नदी। यहाँ पर नाम को बड़ा ध्यान देखिएगा, JONK, जोंक नाम की नदी किसमें मिल जाती है? महानदी में मिल जाती है। इसके बाद महानदी इस प्रकार से होती हुई आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर जाकर के उड़ीसा में प्रवेश करती है। अब इससे आगे की कहानी हम देखेंगे अपने उड़ीसा राज्य में। अब जब उड़ीसा में आती है तो उड़ीसा में इसने कहाँ पर प्रवेश किया ये मैं आपको बता देता हूँ। ये उड़ीसा में यहाँ से प्रवेश करती हुई
इस प्रकार से संबलपुर में आ जाती है। कहां पर आती है? संबलपुर में आ जाती है। अब संबलपुर जो है इस महानदी के ऊपर बसा हुआ शहर है। और संबलपुर में एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है जो कि वर्ल्ड फेमस है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है यहाँ पर? हीराकुंड नाम का बांध है यहाँ पर, जो कि कहां पर आ जाता है? महानदी पर आ जाता है, संबलपुर नाम के शहर में आ जाता है। और यहाँ पर हीराकुंड बांध पर एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। किस तरीके से बना हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए ये कोई नदी है, इस प्रकार से यहाँ पर जो बहती हुई आगे की तरफ जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर ये नदी यहाँ से आई थी और इस प्रकार से नदी आगे की तरफ बहती हुई जा रही है। इस नदी पर जो डैम बनाया गया है, अब वो डैम कैसे बनाया गया? पहले यहाँ पर इसके इस तरफ यहाँ पर मिट्टी डाली गई कुछ डैम की यहाँ पर, जिसकी लंबाई यहाँ पर है 10 किलोमीटर यहाँ पर। फिर इसके राइट साइड में यहाँ पर भी कुछ मिट्टी डाली गई इस प्रकार से, जिसकी लेंथ आ जाती है 11 किलोमीटर। उसके बाद इसके सामने कंक्रीट का बांध बनाया गया है जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। यानी कि इस हिसाब से अगर इस पूरी लेंथ को मैं काउंट करता हूं यहाँ तक की, यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक की, तो ये हो जाती है 25.8 किलोमीटर, यानी कि 25.8 किलोमीटर लंबा बांध है। कई किताबों में आपने पढ़ा हुआ कि हीराकुंड बांध की लंबाई 25 किलोमीटर है। वो इस प्रकार से होती है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा बात है कि साइड में एक 10 किलोमीटर का और 11 किलोमीटर का मिट्टी के ब्रिज यहाँ पर बने हुए हैं और सामने कंक्रीट का बांध इस पर बना हुआ है 4.8 किलोमीटर का। ये बात जब बना था तो उस समय पर इसको बनाने में लगभग 1 अरब 1 लाख रुपया खर्चा आया था। पंडित नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था और जब इसका उद्घाटन किया पंडित नेहरू ने, तो उस समय पर उसने इसके बारे में अपने भाषण में कुछ शब्द कहे थे जो आज तक अपने के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसने जब इसका उद्घाटन किया तो उसने कहा ये जो डैम है, ये जो बांध है यहाँ पर, ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यानी कि मॉडर्न इंडिया के टेम्पल, यानी कि डैम्स को मॉडर्न इंडिया के टेम्पल किसने कहा? आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। इस बात को इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रख लीजिएगा। और एक और खास बात बताऊं, 1960 से लेकर के 1967 तक अगर मैं बात करता हूं तो 100 रुपए के नोट पर हीराकुंड डैम का फोटो छपा होता था। इस बात को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। एक बार पेपर में पूछी गई थी कि 100 रुपए के नोट पर जो है हीराकुंड बांध का फोटो कब से कब तक होता था? 1960 से 67 के समय में रहता था। इसके नाम पे पोस्टल स्टैंप भी रही है, वो एक अलग बात है। तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर इस नदी के बारे में। अब जब ये नदी यहाँ पर संबलपुर में है, हम बात कर रहे हैं कहाँ पर? संबलपुर में। यहाँ पर संबलपुर से जैसे ही यहाँ पर ये तो बन गया हीराकुंड डैम इसके ऊपर, इसके बाद ये इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर ये नदी कहाँ बढ़ रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है। अब जब आगे की तरफ इस प्रकार से बढ़ती है तो इसमें इसके राइट साइड से 3 नदियां आकर के मिलती हैं। एक नदी आकर के मिल गई ये, जिसका नाम है ओंक, ONK। इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में मिली थी उसका नाम था जोंक। मैं नाम लिख रहा हूं सभी के, ओंक, जोंक। फिर इसके बाद एक और नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है तेल, तेल के नाम से। और फिर एक और आती है संयुक्त तेल, संयुक्त तेल के नाम से एक और नदी आकर के इसमें मिल जाती है। यानी कि इसकी 4 सहायक नदियां मैंने अब तक बताई हैं, जिसमें से जोंक, ओंक, तेल और संयुक्त तेल है। इसमें से तेल नदी जो है सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछी जा चुकी है अब तक, जो है कि जो तेल किसकी सहायक नदी है, संयुक्त तेल किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए किसकी सहायक नदी हो जाती है, दोनों ही महानदी की सहायक नदी है। उसके बाद महानदी आगे की तरफ बढ़ती है, आगे जाती है, ये पहुंच जाती है कटक शहर में। ये देखिए कटक यहाँ पर आता है। कटक शहर महानदी पर बसा हुआ शहर है। और जैसे ही कटक शहर में पहुंचती है तो कटक से ये नदी यहाँ पर डेल्टा बनाना शुरू कर देती है। इस नदी का पानी फैलना शुरू हो जाता है इस प्रकार से, और ये यहाँ पर इस प्रकार से बहती हुई एक डेल्टा का निर्माण करके कहाँ गिर जाती है? इसे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आकर के क्या गिर जाती है? महानदी गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ पहाड़ियां हैं। यहाँ पर ये रही कुछ पहाड़ियां, मैं इसको थोड़ा डार्क कलर कर देते हैं ताकि समझ में आए। ये यहाँ पर जिनको
रामगढ़ की पहाड़ियां बोलते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर इन छत्तीसगढ़ में इन पहाड़ियों से यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर यूज करता हूँ इसके लिए। एक नदी तो यहाँ से निकल करके ये आ गई और एक नदी यहाँ से निकल करके ये आ जाती है इस प्रकार से। तो ये जो दोनों नदियां आती हैं, ये दोनों ही नदियों के नाम है यहाँ पर। इस नदी का नाम है कोयल नदी और दूसरी नदी का नाम है शंख नदी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक नदी का नाम है कोयल और दूसरी का नाम है शंख। ये दोनों की दोनों नदियां आगे आकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ही, उसके बाद आगे उड़ीसा में आती है और आकर के मिल जाती है। दोनों नदियों के मिलने से इनका नाम बदल जाता है और इनका नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी बन गई। किस नदियों के मिलने से? कोयल व शंख नाम की दो नदियां, जो कि छत्तीसगढ़ में कहां से निकली थी? रामगढ़ की पहाड़ियों से निकली थी। मैं यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियों का नाम लिख देता हूं, रामगढ़ हिल्स। ये रही जो छत्तीसगढ़ में है। यहां से ब्राह्मणी नदी अब जो आई है, ये ब्राह्मणी नदी आगे की तरफ बहती हुई जाती है और इस प्रकार से जा करके किसमें मिल जाती है? महानदी के डेल्टा में। ध्यान रखना, महानदी में नहीं, महानदी के डेल्टा में मिलती है। ठीक वैसे ही एक और नदी है जो कि झारखंड से निकल करके आती है और झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से, और इस प्रकार से ओडिशा में आती है और आगे आकर के कहाँ गिर जाती है? यहाँ पर ओडिशा में ही महानदी के डेल्टा में। इस नदी का नाम है वैतरणी नदी। तो यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि एक तो आपकी यहाँ पर कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी ये रही और दूसरी ये रही वैतरणी नदी। ये दोनों ही नदियां महानदी के डेल्टा में उसकी सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि महानदी के डेल्टा में उसकी सहायक नदियां। इसके अलावा यहां पर जहां पर ये है इसका डेल्टा बनता है, वहां पर इसके डेल्टा में अगर बात की जाए तो एक नेशनल पार्क है। यहाँ पर महानदी के डेल्टा में एक नेशनल पार्क है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, भीतर कनिका। भीतर कनिका नाम का नेशनल पार्क ओडिशा में कहां पर है? महानदी के डेल्टा में स्थित है। यहाँ पर ये रही आपकी महानदी। अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं महानदी के बारे में, तो महानदी की रह जाती है इसके बाद में इसकी लंबाई। इसकी लंबाई हालांकि देखा जाए तो अलग किताबों में अलग अलग आती है, लेकिन जो ज्यादा प्रचलन में है वो है 815 किलोमीटर। इसकी जो ज्यादातर मानी जाती है वो कौन सी हो जाती है? 815 किलोमीटर हो जाती है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारी महानदी यहाँ पर खत्म हो जाती है। महानदी के छत्तीसगढ़ में यहाँ से निकलती है और छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ उड़ीसा में जाती है और इस प्रकार से 815 किलोमीटर का सफर तय करती हुई ये नदी इन दो राज्यों में बहती बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर गिर जाती है। इस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इस बात को, ओडिशा का शोक किस नदी को बोलते हैं? महानदी को कहते हैं। हीराकुंड डैम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी दो बांध और हैं यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर ये उड़ीसा में बह रही थी ना, तो इसके आसपास यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं। ये रही इसके आसपास कुछ पहाड़ियां यहाँ पर इस नदी के आसपास है, जिनको टिक्करपाड़ा की पहाड़ियां बोलते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं उनके। क्या नाम है? टिक्करपाड़ा। ये टिक्करपाड़ा की पहाड़ियों से जब ये गुजरती है तो यहाँ पर टिक्करपाड़ा नाम का डैम बना हुआ है। जब ये कटक शहर में आ जाती है तो कटक शहर में आते ही इसके ऊपर महानदी पर महानदी नाम का बांध बना हुआ है। कहाँ पर? कटक में महानदी बांध बना हुआ है और टिक्करपाड़ा की पहाड़ियों में टिक्करपाड़ा बांध। और संबलपुर में कौन सा आ जाता है? यहाँ पर है हमारा हीराकुंड बांध, जो कि वर्ल्ड फेमस है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। तो ये थी हमारी महानदी। अब महानदी के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं अब हम गोदावरी नदी की तरफ। अब गोदावरी नदी के लिए हमें चाहिएगा एक महाराष्ट्र का मैप समझने के लिए। उसको ये लीजिए, ये हमने ले लिया महाराष्ट्र का मैप, और महाराष्ट्र के बाद हमें चाहिएगा यहाँ पर तेलंगाना का मैप और फिर एक सीमांध्रा का मैप, यानी कि आंध्र प्रदेश का। ये देखिए यहाँ पर ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र में बात की जाए तो महाराष्ट्र के अगर मैं पश्चिमी भाग में बात करता हूं तो वहां से पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। मैंने आपको पढ़ाई थी यहाँ पर इंडिया के मैप पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इंडिया के मैप में मैंने आपको यहाँ पर पहाड़ियां पढ़ा रखी हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो पहाड़ियां हैं आपकी, यहाँ पर ये पहाड़ियां,
ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं हमारी सारी सारी, जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। यहाँ पर इन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को इसके ऊपरी भाग में यहाँ पर शहाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहाद्री कहा जाता है। शहाद्री की पहाड़ियां बोलते हैं। अब इन्हीं शहाद्री की पहाड़ियों से अगर मैं बात करता हूं, ये रहा आपका नासिक शहर यहाँ पर। अब इस नासिक शहर में बात की जाए तो नासिक शहर से ही 69 किलोमीटर दूर, 69 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक पर्वत है, जो कि जिस गांव में है उस गांव के नाम पर ही उस पर्वत का नाम है, और पर्वत का नाम है त्रिंबक। क्या नाम है पर्वत का? त्रिंबक नाम का पर्वत है। नासिक से 69 किलोमीटर पहले है यहाँ पर ये त्रिंबक नाम के गांव में त्रिंबक नाम का पर्वत, जहां से हमारी नर्मदा नदी, सॉरी गोदावरी नदी निकलती है। यानी गोदावरी का सोर्स अगर पूछा जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? त्रिंबक पर्वत आ जाएगा। त्रिंबक पर्वत से निकलती है, यहाँ पर शहाद्री की पहाड़ियों से निकलती है, या नासिक जिले से आप कह सकते हो, नासिक से निकलती है। और जब आगे की तरफ ये नदी बहती हुई जाती है इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से बह रही होती है। हमारी कौन सी नदी बह रही हो यहाँ पर? गोदावरी नदी, जो कि नासिक से निकली और कहाँ जाती है? आगे की तरफ बहती हुई जाती है। अब आगे की तरफ यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस नदी के बारे में, तो आगे आते ही सबसे पहले तो यहाँ पर इसको एक इंपॉर्टेंट बात ये मान लो कि नासिक इसके ऊपर बसा हुआ एक शहर है। नासिक के ठीक बाद जब ये औरंगाबाद में आती है, तो औरंगाबाद में आते ही इस नदी के ऊपर एक परियोजना बना दी गई यहाँ पर, जिसका नाम रखा गया जायकावाड़ी। जायकावाड़ी नाम की परियोजना, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी हुई है, गोदावरी नदी पर बनी हुई है। अब इस जायकावाड़ी परियोजना पर एक जलाशय का निर्माण होता है। जलाशय आप समझते हो कि तालाब का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, जिसको कहा जाता है नाथ सागर जलाशय। नाथ सागर जलाशय, यानी कि जहां पर यह परियोजना बनी इसके पीछे यहाँ पर ये नाथ सागर जलाशय बन गया। उसके बाद ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, इस प्रकार से आगे की तरफ बहती है। जब आगे की तरफ बह रही थी तो अजंता की पहाड़ियों से निकल करके एक नदी आकर के इसमें मिलती है, जिस नदी का नाम है पूर्णा नदी। ये नदी आगे की तरफ गई यहाँ पर। अब जब ये नदी तो आगे की तरफ चली यहाँ पर इस प्रकार से, लेकिन इसमें इसके कहाँ से मैं बात करता हूँ तो इसके लेफ्ट साइड से आकर के एक नदी इसमें मिल गई, और इस नदी का नाम क्या है? पूर्णा नदी। ध्यान रखना, पूर्णा दो नदियां हैं। एक पूर्णा नदी वो है जो कि तापी की सहायक नदी है, और एक पूर्णा नदी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदी है। तो पूर्णा नदियां दो हैं यहाँ पर, दोनों का दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इसको। उसके बाद ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, और आगे की तरफ इस प्रकार से बढ़ती हुई ये नदी जब बहती हुई जाती है, तो यहाँ पर ये नदी तेलंगाना में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर प्रवेश कर गई ये नदी? तेलंगाना में प्रवेश करेगी। अब जब तेलंगाना में प्रवेश करती है तो तेलंगाना की बात हम पढ़ेंगे, तेलंगाना के अंदर जाकर के देखते हैं कि तेलंगाना में ये नदी कहाँ से आई। हम बात की यहाँ से इस प्रकार से बहती हुई नदी आई। अब जब तेलंगाना में इस प्रकार से बह रही थी यहाँ पर इस प्रकार से नदी, तो यहाँ से बहती हुई ये नदी जाती है इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सीमा पर, यानी कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पहुंच जाती है। यहाँ पर ये महाराष्ट्र की सीमा से होती हुई छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाती हुई बहती है, और छत्तीसगढ़ के साथ जब ये सीमा बनाती हुई बहती है तो थोड़ा सा आगे जाती है और इस प्रकार से अलग हो जाती है। अब यहाँ पर जब अलग हो रही थी तो थोड़ा सा और आगे जा करके यहाँ से ये नदी अब आंध्र प्रदेश में यानी कि सीमांध्र राज्य में प्रवेश करती है। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें महाराष्ट्र में जाननी है। अब महाराष्ट्र में जानने के लिए हमें महाराष्ट्र में पढ़ते हैं। चलिए, महाराष्ट्र में सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के ऊपर जो मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ पर मैकाल की पहाड़ियाँ मैंने आपको पढ़ाई थी ये इस प्रकार से कि मैकाल पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं मैकाल की पहाड़ियों में यहाँ पर एक बालाघाट नाम का जिला है। किस नाम का जिला है? बालाघाट। अब बालाघाट जिले से यहाँ से निकलती है एक नदी इस प्रकार से जो दक्षिण में बहती हुई आती है, और ये नदी जब इस प्रकार से बह रही थी, इस नदी का नाम है वेन गंगा। क्या नाम है इस नदी का? वेन गंगा नाम की नदी। कहाँ से आई है? मध्य प्रदेश के बालाघाट से निकल कर आई, और बालाघाट वेन गंगा पर बसा हुआ शहर है। उसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पर महादेव की पहाड़ियों से ही एक और नदी यहाँ से निकल करके आती है इस प्रकार से, ये निकल करके आ रही है, और यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बना दिया, ये यहाँ की बजाय
यहाँ से निकल करके इस प्रकार से आती है। और ये नदी यहाँ पर देखेंगे वृद्धा नाम के शहर से गुजरती है। इस नदी का नाम भी वृद्धा नदी है। और वृद्धा नदी यहाँ पर अगर बात की जाए तो वृद्धा नदी भी यहाँ पर आगे जा करके वेनगंगा के साथ मिलेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और नदी मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि अजंता की पहाड़ियों से निकल करके इस प्रकार से आती है और इस प्रकार से यहाँ पर तेलंगाना और इसकी सीमा पर बहती है, महाराष्ट्र की सीमा पर है और आगे जा करके वृद्धा के साथ जुड़ जाती है। यानी कि वृद्धा और यहाँ पर ये जो नदी है इसका नाम है पेनगंगा। मैं दोनों के नाम यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। ये तो होगी पेनगंगा नाम की नदी और ये होगी वृद्धा नाम की नदी। इसको ध्यान से समझिएगा तीनों नदियों को। आप ये मत समझिए कि हम गोदावरी से अलग चले गए हैं, हम गोदावरी की ही सहायक नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं डीपली जाकर के अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब यहाँ से तो बालाघाट से तो आई निकल करके वेनगंगा, जिस पर कौन सा शहर बचा हुआ है, वेनगंगा पर बालाघाट शहर बसा हुआ जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। वृद्धा नदी आई सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकल करके। अब सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकल करके वृद्धा आई है तो यहाँ पर वृद्धा पर कौन सा शहर आ जाता है, एक मिनट, ये रही सतपुड़ा की पहाड़ियां, ये यहाँ पर हमारी मेहकार की पहाड़ियां, यहाँ पर वृद्धा शहर आ जाता है। और जो पेनगंगा नाम की नदी यहाँ पर आती है, इस पेनगंगा पर यवतमाल नाम का शहर, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये रहा आपका यवतमाल, इस पेनगंगा पर बसा हुआ शहर है। कौन सा शहर, यवतमाल। अब आगे जाकर के जब दोनों नदियां जुड़ती हैं, कौन कौन सी नदियां जुड़ी यहाँ पर है, वृद्धा और पेनगंगा, तो नाम हो जाता है इनका वृद्धा। यानी कि दोनों नदियों के मिलने के बाद क्या नाम रह गया, वृद्धा। अब वृद्धा जब इस प्रकार से आगे की तरफ जाती है, यहाँ पर आती है तो ऊपर से यहाँ पर वेनगंगा आकर के इसमें मिल जाती है। और जब ये दोनों तीनों नदियां यहाँ पर उसमें जुड़ जाती हैं, यानी कि वेनगंगा, पेनगंगा और वृद्धा, तो इनके बाद इस नदी का नाम हो जाता है यहाँ पर प्राणहिता। क्या नाम हो गया यहाँ पर इसका, प्राणहिता नाम की नदी यहाँ पर बन जाती है। किस कौन सी बन जाती है, जो कि वेनगंगा, पेनगंगा और वृद्धा इन तीनों के मिलने से बनती है। और प्राणहिता नाम की नदी आगे जाकर के जब ये इस प्रकार से यहाँ पर हमारी नदी बह रही थी, कौन सी नदी बह रही थी यहाँ पर, गोदावरी नदी, यहाँ पर गोदावरी नदी भी यहाँ पर जा रही थी, तो ये नदी ऊपर से आकर के यहाँ पर इसमें मिल जाती है। यानी कि गोदावरी की सहायक नदी तो पढ़ी जाएगी कौन सी, प्राणहिता। लेकिन क्या वृद्धा, पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वो तीनों ही मिलकर के प्राणहिता का निर्माण करती है। प्राणहिता कोई अलग नदी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर तो होगी तेलंगाना में आने के बाद ये नदियां। अब तेलंगाना में जब यहाँ पर ये नदी आई थी तो तेलंगाना में ही महाराष्ट्र से एक और नदी निकल कर आती है। महाराष्ट्र में बालाघाट की पहाड़ियां हैं, ध्यान रखना, बालाघाट शहर मध्य प्रदेश में है, लेकिन बालाघाट की पहाड़ियां कहाँ पर आती है, हमारी महाराष्ट्र में। ये रही इस प्रकार से बालाघाट की पहाड़ियां, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर इनका, कौन सी पहाड़ियां, बालाघाट की पहाड़ियां बोलते हैं इनको। इन बालाघाट की पहाड़ियों से यहाँ से निकलती है एक नदी जो कि इस प्रकार से निकल करके आई यहाँ से, महाराष्ट्र से होती हुई, और महाराष्ट्र से होती हुई यहाँ पर आ जाती है। कहाँ पर ये थोड़ी सी मैंने गलत बना दिया, ये थोड़ी सी कर्नाटक से होकर के जाती है, फिर तेलंगाना में आती है, और तेलंगाना में आकर के किसमें मिल जाती है, गोदावरी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है मंजरा नदी, जिसके किनारे पर मंजरा नेशनल पार्क है। यहाँ पर इसके ऊपर एक झील का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है यहाँ पर, जो कि निजामाबाद में बढ़ती, तेलंगाना के निजाम सागर झील बोलते हैं इसको। कौन सी झील बोलते हैं, निजाम सागर नाम की झील, जो कि कहाँ पर बढ़ती है, तेलंगाना के निजामाबाद में बढ़ती है, मंजरा नदी पर। मंजरा नदी इसकी राइट साइड से आकर के मिलने वाली एक सहायक नदी, जो कि काफी बड़ी सहायक नदी है, और इसकी राइट साइड से आकर के मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी गोदावरी की मंजरा है। बाकी सारी गोदावरी मिलने वाली नदियां लेफ्ट साइड से मिलती है, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मंजरा नदी के बारे के बाद में। मंजरा के बाद तेलंगाना में, यहाँ पर मैंने इसको इस तरफ से भी मिला देता हूँ, यहाँ से आकर के ये आकर के मिल गई मंजरा, और ये यहाँ पर निजामाबाद में इस पर निजाम सागर जलाशय हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ से एक नदी आती है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कहाँ से आती है, छत्तीसगढ़ में। ये रहा छत्तीसगढ़, और ये है यहाँ पर उड़ीसा नाम का राज्य हमारा। छत्तीसगढ़ से एक नदी निकल करके आती है, जिस नदी को कहा जाता है यहाँ पर इंद्रावती।
जो कि यहाँ पर ऊपर से बहती हुई आती है और यहाँ आकर के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बहती हुई आगे जाकर के किसमें मिल जाती है, गोदावरी में मिल जाती है। नदी का नाम है इंद्रावती नदी। यहाँ पर कौन सी नदी है, इंद्रावती नाम की नदी, जो कि कहाँ से आई है, छत्तीसगढ़ से निकल करके आती है। इस इंद्रावती नदी पर एक वाटरफॉल है जो फेमस है हमारा। यहाँ पर मैं वाटरफॉल का जिक्र करता हूँ। यहाँ पर एक वाटरफॉल आता है जिसका नाम है चित्रकूट, चित्रकूट नाम का एक वाटरफॉल, एक झरना यहाँ पर आता है इसके ऊपर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये किस लिए फेमस है, इस चित्रकूट झरने को भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। नियाग्रा आप सभी को पता होगा, नियाग्रा वाटरफॉल अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर आता है, अमेरिका में, जो कि काफ़ी फेमस है। वहाँ का सबसे फेमस अगर वाटरफॉल बात की जाए, कोई अमेरिका घूमने जाता, कनाडा घूमने जाता, तो नियाग्रा वाटरफॉल जरूर जाते हैं देखने उसको। तो वैसे ही यहाँ पर भारत का नियाग्रा वाटरफॉल किसको कहा जाता है, चित्रकूट को, जो कि छत्तीसगढ़ में है और किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर आता है। अब आगे बात करते हैं। इंद्रावती के बाद ओडिशा से एक नदी आती है। अब जो ओडिशा से नदी आ रही है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आ जाती है, और छत्तीसगढ़ में आने के बाद बात करता हूँ तो यहाँ पर तेलंगाना में जाकर के किस में गिर जाती है, गोदावरी में गिर जाती है। इस नदी की अगर बात की जाए तो इस नदी को बोलते हैं सबरी नदी। यहाँ पर कौन सी नदी है, सबरी नदी, वही रामायण वाली सबरी जिसके जूठे बेर खाए थे राम ने, उसी का आश्रम इसके किनारे पर है, जिसके कारण इस नदी को सबरी नदी, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। सबरी जो है कहाँ से आई, छत्तीसगढ़ से आती है सबरी नदी, और सबरी नदी यहाँ पर आकर के छत्तीसगढ़ में आकर के तेलंगाना में जाकर किसमें गिर जाती है, गोदावरी में। तो सबरी किसकी सहायक नदी होगी, यहाँ पर इसकी बात करें तो गोदावरी की। वैसे ही छत्तीसगढ़ से एक और नदी आकर के मिलती है, इसका सिर्फ नाम जान लें, नाम है सिलेरू नदी। इसके लेफ्ट साइड की एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। उसके बाद गोदावरी नदी जाती है आगे जाकर के कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, यानी कि सीमांध्रा राज्य में यहाँ पर ये नदी प्रवेश करती है। और सीमांध्रा में बात करूँ तो पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी नाम के दो जिले हैं यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नदी यहाँ से आई और यहाँ पर एंट्री कर लिया। हम इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं देखने के लिए, यहाँ पर। और ये रहा वेस्ट गोदावरी, ये ईस्ट गोदावरी, इन दोनों जिलों को अलग करती हुई बहती है और यहाँ आकर के इस प्रकार से ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। तेलंगाना से आई थी यहाँ से, और यहाँ पर क्या कर दिया इसने, डेल्टा का निर्माण कर दिया। यानी कि नदी जो है महाराष्ट्र से आती है, तेलंगाना जाती है, और तेलंगाना से कहाँ जाती है, सीमांध्रा में, और डेल्टा बनाकर कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पर इसके डेल्टा के ऊपर भी कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता कि इसके नाम पर, गोदावरी के नाम पर एक एक्सप्रेस चलाई गई थी, गोदावरी एक्सप्रेस। मैं बात करता हूँ किस एक्सप्रेस की, गोदावरी एक्सप्रेस यहाँ पर। अब गोदावरी एक्सप्रेस की बात की जाए, ये एक्सप्रेस शुरू की गई थी 1 फरवरी 1974 को शुरू की गई थी, जो कि यहाँ पर विशाखापट्टनम से यहाँ पर हैदराबाद है, इस बीच में चलती है। हैदराबाद से विशाखापट्टनम चलने वाली एक एक्सप्रेस है जो गोदावरी नदी के नाम पर है। क्या नाम है, गोदावरी एक्सप्रेस यहाँ पर, जो कि कब चली थी, 1 फरवरी 1974 को चली थी। इसके बाद आते हैं गोदावरी नदी के कुछ और भी नाम है, बहुत से नामों से इसको जाना जाता है। मैं इसके एक एक करके सारे नाम आपको बताता हूँ। एक नाम हो जाता है इसका वशिष्ठा नदी, पहला नाम कौन सा आ गया, वशिष्ठा। दूसरा नाम आता है इसका कौशिकी नदी, कौन सी नदी आ गया यहाँ पर, कौशिकी। तीसरा आता है, इसको बोलते हैं वृद्ध गौतमी, कौन सी नदी बोलेंगे इसको, वृद्ध गौतमी कहा जाएगा। फिर इसका नाम आ जाता है भारद्वाजी नदी, भारद्वाजी भी इसी को बोल देते हैं। पांचवा नाम मैं बता रहा हूं इसका आत्रेयी नदी, कौन सी नदी आ गई यहाँ पर, आत्रेयी। छठा नाम मैं बात करता हूं तो इसका नाम है तुल्य, तुल्य के बाद सातवां नाम मैं बताऊं तो इसको कहा जाएगा गौतमी कहा जाएगा। या फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आठवां मैं बता देता हूं जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, वो है दक्षिण गंगा। कई बच्चों को डाउट होगा कि दक्षिण गंगा कावेरी नहीं, दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाए तो कावेरी है, लेकिन अगर दक्षिण गंगा पूछा जाए तो गोदावरी। ध्यान रखिएगा, साउथ इंडियन गंगा इज कावेरी और साउथ गंगा इज गोदावरी।
तो इन नामों को खूब यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। वशिष्ठा, कौशिकी, वृद्ध गौतमी, भारद्वाज, यात्री, तुल्य, गौतमी और दक्षिण गंगा। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के गोत्र होते हैं हमारे, ये ब्राह्मण समाज के गोत्रों के नाम पर इस नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये वही नदी है जिसके किनारे पर नासिक में कुंभ का मेला लगता है। याद कीजिएगा, हम पिछली क्लासों से कुंभ के मेले के बारे में बार बार जान रहे हैं कि कुंभ का मेला भारत में 4 जगह पर लगता है। नंबर 1 हरिद्वार, नंबर 2 इलाहाबाद या प्रयाग कह सकते हैं उसको, तीसरा उज्जैन में और चौथा नासिक शहर में। अब वो जो चौथा नासिक में लगता है वो गोदावरी नदी के किनारे पर लगता है। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये हो जाती है हमारे यहाँ पर इसके गोदावरी के बारे में। इस गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि दिल्ली से कलकत्ता नेशनल हाईवे नंबर 2 जिसको हम कहते थे उसकी लंबाई है। यानी कि जो हमारा शेरशाह सूरी मार्ग जीटी रोड है, भारत का सबसे व्यस्तम हाईवे जिसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला हाईवे जो है दिल्ली से कोलकाता का, उसकी लंबाई और गोदावरी नदी की लंबाई दोनों की सेम है, 1465 किलोमीटर है यहाँ पर। चलिए, ये होगी हमारी यहाँ पर गोदावरी नदी। अब गोदावरी के बाद आ जाती है हमारी अगली नदी पर हम चलेंगे, तो अगली नदी आएगी हमारी कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के लिए हमें चाहिए किसका मैप है? कर्नाटका का मैप। तो चलते हैं हम यहाँ पर कृष्णा नदी को पढ़ने के लिए, और एक चाहिए हमें महाराष्ट्र का मैप और एक चाहिए हमें किसका मैप है? कर्नाटक का मैप, और उसके बाद आंध्र प्रदेश का मैप भी चाहिए होगा। तो चलिए पहले महाराष्ट्र से बात करते हैं। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करता हूँ तो जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, इन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में यहाँ पर एक महाबलेश्वर नाम का पर्वत पाया जाता है। किस नाम का पर्वत पाया जाता है? कि महाबलेश्वर पर्वत। मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर उसका, महाबलेश्वर पर्वत, जो कि 1438 मीटर ऊंचा पर्वत है। कितना ऊंचा पर्वत है? 1438 मीटर ऊंचा पर्वत है। अब इस महाबलेश्वर पर्वत पर यहाँ पर एक झरना है, महाबलेश्वर झरना, और इसी महाबलेश्वर झरने से क्या है, एक नदी निकलती है जो इस प्रकार से दक्षिण की ओर बहती है। और दक्षिण की ओर ये नदी बहती हुई, जब इस प्रकार से बहती हुई आगे की तरफ जा रही थी, तो इसी नदी को हम कहेंगे यहाँ पर कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाए, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहा जाए, तो वो क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर पर्वत या महाबलेश्वर झरना। अब इसी नदी में यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो पश्चिमी घाट से ही निकल करके एक और अन्य नदी यहाँ पर बहती हुई आकर के इसमें मिल जाती है, जिस नदी का नाम है कोयना नदी। कौन सी नदी? यहाँ पर नाम को थोड़ा सा वैसे लिख देते हैं समझ में आए, ताकि कोयना नाम की नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, जो कि पश्चिमी घाट से ही निकलती है और यहाँ पर लेफ्ट साइड से आकर के किसमें मिल जाती है? कृष्णा में मिल जाती है। इसके बाद कृष्णा नदी जब आगे की तरफ मैं बात करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ रही होती है इस प्रकार से, तो ये प्रवेश करती है कर्नाटक में। और कर्नाटक में जहाँ पर प्रवेश करती है, उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात और बताता हूँ। कर्नाटक में जब ये इस प्रकार से जा रही थी तो महाराष्ट्र से ही निकली एक और नदी यहाँ पर इसमें आकर के मिल जाती, जो महाराष्ट्र से ही निकल करके आई थी पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से, और आगे आकर के किसमें मिल जाती है? यहाँ पर कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस नदी की मैं बात करूँ तो इस नदी का नाम है यहाँ पर भीमा नदी। यहाँ पर कौन सी नदी आ गई? भीमा नदी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कृष्णा की 2 सहायक नदियां अब तक हमने पढ़ी है, कोयना और एक भीमा, दोनों की दोनों महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकल कर आती हैं, लेकिन उनमें से एक महाराष्ट्र में इसमें मिल जाती है और दूसरी कर्नाटक में जाकर के इसमें मिलती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर कर्नाटक में हम बात करेंगे। अब कर्नाटक में जब यहाँ पर नदी आई तो कर्नाटक में कहाँ से प्रवेश करती है, ये हम बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में, कि कर्नाटक में इस नदी ने यहाँ से आकर के जब प्रवेश किया तो इसमें इसके राइट साइड से आकर के 2 नदियाँ मिल गई। एक यहाँ से आकर के ये मिल गई और एक दूसरी आकर के ये मिल गई, जिनमें से मैं दोनों के नाम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोनों के नाम क्या रहेंगे? यहाँ पर एक का नाम है यहाँ पर घाट प्रभा, घाट प्रभा, और दूसरी का नाम है यहाँ पर माल प्रभा। माल प्रभा और घाट प्रभा नाम की 2 नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, कर्नाटक में शुरू होती है, कर्नाटक में ही आकर के कैसे मिल जाती है? यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो कृष्णा नदी में मिल जाती है। उसके बाद कृष्णा नदी आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है, इस प्रकार से जब बह रही थी तो यहाँ पर जाती हुई जब ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यानी कि मैं कहूँगा
तो यहाँ पर सिम्हांध्रा राज्य में जब यहाँ पर ये नदी प्रवेश करती है इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा बनाती हुई बहती है। लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। कर्नाटक में ही दक्षिण में यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से, या मैं कहूँगा यहाँ पर पठारी क्षेत्र से इसके दो नदियाँ आती हैं। एक नदी यहाँ से बह करके ये आ रही है यहाँ पर, और एक नदी यहाँ से बह करके इस प्रकार से यहाँ पर ये आ रही है। अब इस नदी का नाम है तुंग नदी। यहाँ पर कौन सी नदी हो जाती है, यहाँ पर ये तुंग नाम की नदी, और दूसरी नदी का नाम है भद्रा नदी। तो आगे जाकर के जब दोनों मिलती हैं तो नाम हो जाता है यहाँ पर तुंग भद्रा नदी। और तुंग भद्रा नदी इस प्रकार से जब बहती हुई जाती है तो यहाँ पर जाकर के ये आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तेलंगाना की सीमा पर जाकर के किसमें मिल जाती है, कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सीमांध्रा का मैप मैं आपको एक बार लेकर के समझा देना चाहूँगा कि सीमांध्रा में कहाँ पर आती है। अब यहाँ पर हमने नदी के बारे में बात की थी, तो नदी यहाँ से आई थी इस प्रकार से आकर के यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा बनाती हुई इस प्रकार से बह रही थी। अब इसमें राइट साइड से आकर के एक नदी मिल गई थी जो कि यहाँ से आई थी इस प्रकार से, और आगे आकर के इसकी सीमा पर से मिल गई। इसका नाम है तुंगभद्रा। और ये हमारी, अगर मैं नदी की बात करता हूँ तो ये कौन सी नदी है, हमारी कृष्णा नदी है। यहाँ पर कृष्णा नदी इस प्रकार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है। और जब ये यहाँ पर इन दोनों राज्यों की सीमा बनाती हुई बहती है तो इस प्रकार से इन दोनों की सीमा बनाते हुए ये नदी यहाँ पर नीचे की ओर आकर के और डेल्टा बना करके यहाँ पर, और कहाँ गिर जाती है, मैं बात करता हूँ तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। एक तो इसकी एक और सहायक नदी में बताना चाहूँगा जो कि तेलंगाना से यहाँ से निकल करके इस प्रकार आके इसमें मिली है। इस नदी का नाम है मूसी नदी यहाँ पर। और मूसी नदी किस लिए फेमस है, मूसी नदी पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है जो कि तेलंगाना की राजधानी है। अगर बात की जाए कि तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद जो है किस पर बसा हुआ शहर है, तो मूसी नदी पर बसा हुआ शहर है। उसके अलावा मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इस नदी पर यहाँ पर कुछ डैम बने हुए हैं। इस नदी पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम आते हैं। अब एक डैम तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर है तेलंगाना का, यहाँ पर है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर है हमारा, अगर मैं बात करता हूँ तो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर, या गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी गुंटूर, यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक डैम बनता है जिसका नाम है श्रीशैलम। यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर श्रीशैलम। एक यहाँ पर बनता है कुर्नूल में और एक बनता है यहाँ पर गुंटूर में, और यहाँ पर एक का नाम हो गया यहाँ पर श्रीशैलम और एक का नाम है यहाँ पर नागार्जुन सागर। तो दो बांध कृष्णा नदी पर इंपॉर्टेंट हैं जो कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर हैं। लेकिन दोनों ही बांध अगर जमीन पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की सीमा में काउंट किया जाएगा इनको। वैसे दोनों की सीमा पर श्रीशैलम और नागार्जुन। उससे पहले कर्नाटक में भी इस नदी पर एक बांध आया था। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो कर्नाटक में आया बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर साल किसी न किसी पेपर में पक्का ही जाता है, और इस बांध का नाम है अलमाटी बांध, या कई बार इसको इंग्लिश के कारण अलमती लिख देते हैं, अलमती बांध लिख दिया जाता है, या अलमाटी बांध इसको कह दिया जाता है। तो यहाँ पर आकर के हमारी हो जाती है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर है लगभग। बाकी इसकी लंबाई याद करने की जरूरत नहीं है। लंबाई अगर आप याद करना चाहो तो गोदावरी की याद कर लो, नर्मदा की याद कर लो, और दक्षिण भारतीय नदियों में से बाकी किसी नदी की लंबाई के बारे में कोई खास क्वेश्चन कभी किसी पे एग्जाम में नहीं आते हैं। गोदावरी और नर्मदा, इन दो की लंबाई याद कर लेना, काफ़ी रहेगा आपके लिए। बाकी इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी, लगभग 1401 किलोमीटर लंबी नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमारी कर्नाटक के मैप एक लेना चाहेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे किसके बारे में, कर्नाटक में कावेरी नदी के बारे में। देखो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट में। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कौन से घाट की बात कर रहा हूँ, ये पश्चिमी घाट है। इस प्रकार से यहाँ पर इसी पश्चिमी घाट में यहाँ पर एक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि किस नाम से है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये रही यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ये ब्रह्मगिरी
गिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर आसपास बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी हैं। इन ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से यहाँ से नदी निकलती है कि जो इस प्रकार से दक्षिण में बहती है और कर्नाटक में यहाँ पर बहती हुई ये नदी आगे जाकर के तमिलनाडु की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बीच में एक नदी द्वीप का निर्माण भी करती है। ये नदी जो कि यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकली तमिलनाडु में जाती है हमारी नदी, और तमिलनाडु में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर करके खत्म हो जाती है डेल्टा बना करके, और कर्नाटक में एक नदी द्वीप का भी निर्माण करती है। इससे पहले हमने नदी द्वीप पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये नदी द्वीप किस नदी पर आता है? कावेरी नाम की नदी पर। कौन सी नदी पर आता है यहाँ पर? ये कावेरी नदी हमारी। हम तो कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर कावेरी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। और कावेरी यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में कहाँ से निकलती है बात की जाए तो यहाँ पर एक ताल कावेरी नाम की एक झील है जहाँ से इसका उद्गम होता है। ध्यान रखना कहाँ से इसका उद्गम होता है इस नदी का? ताल कावेरी। यहाँ पर ताल कावेरी नाम की जगह से कावेरी नदी का उद्गम हुआ, जो नदी फिर आगे जाकर के दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। और यहाँ पर इसके ऊपर फिर एक आ जाता है क्या? एक द्वीप, एक नदी द्वीप का निर्माण करती है यहाँ पर। और उस नदी द्वीप की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो उस नदी द्वीप का नाम है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम के खत्म होते ही ये दो यहाँ पर एक जुड़वा जलप्रपातों का निर्माण करती है। ध्यान रखना यहाँ पर जुड़वा जलप्रपातों का जिसे संयुक्त रूप से यहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात कहा जाता है। तो जैसे ही यहाँ से खत्म होती है एक वाटरफॉल इसके ऊपर बनता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि जुड़वा जलप्रपात है दो, उनका संयुक्त रूप से नाम क्या है? शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम वही जलप्रपात है जहाँ पर भारत का पहला, अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन बनाया गया था। हाइड्रो पावर स्टेशन अगर बात की जाए, हाइड्रो पावर स्टेशन, तो भारत का पहला हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि 1902 में बना था वो यहाँ पर कावेरी नदी पर बना था। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। उसके बाद कावेरी नदी आगे की तरफ जाती है और तमिलनाडु में चली जाती है। और तमिलनाडु में अगर मैं आपको बात करता हूँ तमिलनाडु में कहाँ जाती है तो एक बार तमिलनाडु के मैप पर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस प्रकार कर्नाटक से आई और आगे आकर के तमिलनाडु में आकर के डेल्टा बना करके कहाँ गिर जाती है? यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तमिलनाडु में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं इसके ऊपर कुछ खास है, यहाँ पर कर्नाटक में ही है जितनी बातें हैं ज़्यादा इसके ऊपर महत्वपूर्ण बातें। एक तो श्रीरंगपट्टनम नाम का द्वीप, शिव समुद्रम नाम का वाटरफॉल यहाँ पर, और यहाँ पर जहाँ पर इसका उद्गम स्थल है वहाँ से कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में इस नदी को लेकर के एक विवाद है जिसको कहा जाता है कावेरी जल विवाद। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, लगभग हर साल किसी न किसी पेपर में आ जाता है कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अलावा इस पर एक और इम्पोर्टेंट डैम आता है मैटूर नाम का बांध। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मैटूर डैम किस नदी पर आता है? हमारा कावेरी नदी पर आता है मैटूर नाम का डैम। तो ये चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कावेरी नदी से, यहाँ पर हमारी कावेरी खत्म होती है। आगे बात करेंगे, अब हम रह जाती है हमारी तीन छोटी छोटी नदियाँ, जिसके लिए हमें सिर्फ कर्नाटक का मैप चाहिए होगा और कुछ खास नहीं। यहाँ पर मैं बात करूँगा इसके बारे में, छोटी छोटी सी दो नदियों के बारे में। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर दो नदियाँ, एक तो पश्चिमी घाट से निकल करके इस प्रकार से आई और यहाँ पर मैंने गलत बना दिया, यहाँ पर नहीं वो यहाँ पर है, यहाँ से निकल करके आई और यहाँ आकर के इस प्रकार से अरब सागर में गिर गई। दूसरी एक और नदी वो भी यहीं पर इसी शिमोगा जिले से निकली और यहाँ आकर के गिर गई। दोनों नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, यानी कि कहाँ से निकलती हैं? वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। किस जिले से निकलती हैं? शिमोगा जिले से निकलती हैं। मैं यहाँ पर बात करता हूँ इनके नामों की, अगर मैं बात करता हूँ तो इस नदी का नाम है शरावती नदी यहाँ पर, और इस नदी का नाम है वराही नदी यहाँ पर। दोनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर शरावती नदी पर भी एक झरना है और वराही नदी पर भी एक झरना है, और दोनों पर जो झरने हैं वो शिमोगा जिले में है, कर्नाटक के अंदर ही। ध्यान रखना, तो कहाँ पर आ जाते हैं? कर्नाटक के शिमोगा जिले में दोनों पर झरने आते हैं। और दोनों पर जो झरने आते हैं उन झरनों के नाम क्या क्या है? शरावती पर जो झरना आता है उसको बोलते हैं जोग गोरसप्पा, या जिसको महात्मा गांधी भी कहा जाता है, उसका नाम महात्मा गांधी कर दिया गया, जोग गोरसप्पा, जो भारत का
सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा झरना अगर मैं बात करता हूं तो जोग गोरसपा है, जो कि लगभग 253 मीटर ऊंचा है। उसके बाद इस वराही नदी पर भी एक झरना मैं बात करता हूं तो बढ़ता है, और वो जो झरना इस पर बढ़ता है उसका नाम है कुंचिकल झरना। कुंचिकल नाम का झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधा नहीं गिरता। अगर सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा पूछा जाए जो यानी कि ऊपर से सीधा नीचे गिरा, लगातार उसकी लंबाई 253 मीटर है, लेकिन एक यहाँ पर बीच में जो है चट्टान पर गिरा, फिर नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा, यानी कि इस प्रकार से गैप देता हुआ अगर गिरे तो वैसा अगर झरना पूछा जाए तो लगभग 455 मीटर ऊंचा है कुंचिकल नाम का वाटरफॉल। ये भी शिमोगा जिले में वराही नदी पर। दोनों नदियां इसलिए इंपॉर्टेंट है, दोनों कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, पश्चिमी घाट से, दोनों अरब सागर में गिरती हैं। और दोनों ही नदियों पर शिमोगा जिले में 2 जलप्रपात है जो फेमस है, जो भारत के ऊंचे कहे जाते हैं। यानी कि भारत का सबसे ऊंचा झरना अगर बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा? कुंचिकल आ जाएगा। लेकिन भारत का सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा पूछा जाए तो जोग गोरसपा आ जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना बताओ, तो कुंचिकल ऑप्शन में नहीं मिलता, तो ऐसे में हम किसको मानेंगे? जोग गोरसपा, यानी कि महात्मा गांधी वाटरफॉल को ही सबसे ऊंचा माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, कर्नाटक से एक नदी निकलती है और वो नदी यहाँ से निकल करके इस प्रकार से बहती हुई जाती है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और यहाँ पर गोवा में प्रवेश करती है। और जब गोवा में प्रवेश करती है तो गोवा में प्रवेश करते ही उसके ऊपर एक वाटरफॉल बनता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इस नदी का नाम क्या है। मांडवी नदी है। यहाँ पर ये कौन सी नदी है? मांडवी नदी। मांडवी नदी यहाँ से निकल करके गोवा में जब प्रवेश करती है तो गोवा में प्रवेश करते ही इसके ऊपर एक वाटरफॉल आया, जो इसी के नाम से एक बांध भी बना हुआ है, दूध सागर बांध कह लो या दूध सागर वाटरफॉल इसको कह सकते हो, यहाँ पर गोवा में एंट्री में। और उसके बाद ये नदी गोवा में बहती है और गोवा में उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा 2 जिलों को अलग करती हुई बहती है और आगे जा करके डेल्टा बना करके, यहाँ पर पूरा मैप नहीं है मेरे पास में, मैं समझाने के लिए, तो ये नदी आगे जा करके कहाँ गिर जाती है? गोवा के बाद सीधी अरब सागर में गिरती है, डेल्टा बनाकर। इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में 2। पहली बात, इस नदी को गोवा की लाइफ लाइन कहा जाता है, गोवा की लाइफ लाइन, गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारत की एकमात्र नदी जो अरब सागर में डेल्टा बनाकर गिरती है। कहाँ पर? अरब सागर में डेल्टा बनाकर गिरने वाली भारत की एकमात्र नदी हमारी कौन सी नदी हो जाती है? मांडवी नदी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की नदियाँ थी हमारी ये बच्चों सारी की सारी ये नदियाँ, जिसमें कि हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। हमें नदियों के नाम मैं आपको बताता हूँ हमने कौन कौन सी नदियाँ पढ़ी। हमने पढ़ा सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा के बाद मैं बात करता हूँ तो हमने पढ़ा माही के बारे में। माही के बाद हमने साबरमती पढ़ी, फिर लूनावती नदी पढ़ी है। उसके बाद हमने ताप्ती नदी के बारे में पढ़ा और ताप्ती के बाद हम बात करते हैं तो हमने महानदी के बारे में पढ़ा। और महानदी के बाद अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा गोदावरी नदी के बारे में। और गोदावरी के बाद हमने पढ़ी अपनी कृष्णा नदी। कृष्णा के बाद हमने पढ़ी कावेरी नदी और कावेरी के बाद हमने पढ़ी यहाँ पर हमारी ये शरावती और बराही नदियाँ जिन पर वाटरफॉल हैं। और उसके बाद हमारी पढ़ी हमने कौन सी नदी हमारी ये गोवा में आने वाली मांडवी नदी, जो गोवा की लाइफ लाइन कहा जाता है, जिसको भारत की एकमात्र नदी जो अरब सागर में डेल्टा बनाकर गिरती है। तो आज के टॉपिक में हमारा था बस इतना ही। ये सारी की सारी नदियाँ हमने पढ़ी, तो इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई डाउट आए तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नीचे छोड़ दीजिएगा, आप सभी को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा जो बच्चे नोट्स वगैरह चाहते होते हैं, तो नोट्स वगैरह के लिए संपर्क चाहते हैं कि संपर्क कहाँ पर किया जाए, तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर 9034700716, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज कर सकते हो। आपको जो नोट्स चाहिए हो वो नोट्स की PDF वगैरह इस पर मिल जाएगी, जिसकी अवेलेबल होंगी उसकी मिल जाएंगी। और बाकी जहाँ पर जो भी नोट्स मेरी तरफ से हो पाएंगे सारे के सारे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक बार जाने से पहले खूब ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा। और अब इसके बाद हम आते हैं आपके लिए अगले टॉपिक के साथ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।